Calculate the work done in lifting 200 kilogram of water through a vertical height in lifting 200 kilogram of water through a vertical height of 6 meters. Through a vertical height of 6 meters और ब्रैकेट में दे रखा है assume g is equal to 10 meter per second square. तो कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 किलोग्राम ऑफ वाटर. तो मास कितना दे रखा है वाटर का 200 किलोग्राम थ्रू अ वर्टिकल हाइट कितनी दे रखी है 6 मीटर. और जी इन्होंने बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो जी होना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये दे रखा है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. ये हो गया. तो अब आप ये देखिएगा कि वर्क डन जब निकालना है तो वर्क डन इन लिफ्टिंग वाटर इज इक्वल टू एम जी एच. एम कितना है 200. मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है तो किलोग्राम ही रहने देंगे. जी कितना है 10 और एच कितना है 6. तो 6 2 ज़ा 12 1 2 3 12,000 जूल्स. ठीक है ना, वर्क डन की यूनिट होती है जूल्स. तो 12,000 जूल्स ये हो गया. उसके बाद आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. अ कार वेइंग 1000 किलोग्राम a car weighing 1000 kilogram and traveling at 30 meter per second a car weighing 1000 kilogram and traveling at 30 meter per second stops at a distance of 50 meter stops at a distance of 50 meter decelerating uniformly. Decelerating uniformly. Decelerating uniformly. Full stop. What is the force exerted on it by the brakes? What is the force exerted on it by the brakes? Question mark. What is the work done by the brakes? What is the work done by the brakes? हाँ, कार वेइंग 1000 किलोग्राम. तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कार का वजन कितना है.
अ कार वेइंग 1000 किलोग्राम, पहली चीज़ तो ये, एंड ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड मतलब यू दे रखा है, यू दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड, ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, stops at a distance of 50 meter, डिसिलरेटिंग यूनिफॉर्मली। डिसिलरेटिंग यूनिफॉर्मली मतलब धीरे धीरे डिसिलरेट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है मेरे को, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, और मेरे को ये पता है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। ये समझ गए, क्योंकि उसको रोका जा रहा है। स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर मतलब 50 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद वो रुक जाती है, कार रुक जाती है। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास क्या क्या है, USVA कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, कौन सी इक्वेशन, थर्ड बाई थर्ड होगी बेटा यूज, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है बेटा। हाँ ये तीन इक्वेशन यूज होती हैं। साउंड में भी एक दो जगह साउंड में यूज नहीं होगी, हाँ साउंड में भी न्यूमेरिकल है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर क्या है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 50। 0 का स्क्वायर इज 0, 30 का स्क्वायर इज 900, 2 इंटू 50 इज 100, 100A को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, -100A इज इक्वल टू 900। तो 2 0 से 2 0 कट गया, -A इज इक्वल टू 9। तो A आ गया -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपका ये हो गया -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए, ठीक है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास इतना आ गया, वो नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि डिसिलरेट करा जा रहा है, उसको रिटार्ड करा जा रहा है, गाड़ी धीरे धीरे आकर रुक रही है फाइनली, तो इसलिए एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव में ही आएगा। अब वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स, ठीक है। तो ब्रेकिंग फोर्स मतलब कार को जो ब्रेक उस पर फोर्स लगा रहे हैं ना रोकने के लिए, तो ब्रेकिंग फोर्स कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक। तो मास कितना है 1000, ए कितना है -9, तो -9000 न्यूटन, समझ गए, -9000 न्यूटन। तो ये तो ब्रेकिंग फोर्स हो गई। उसके बाद में वो बोल रहे हैं, भाई आपको वर्क डन भी बताना है। तो वर्क डन कैसे बताएंगे, वर्क डन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है भाई। फोर्स कितना है, माइनस का 9000, ये तो निकाला ब्रेकिंग फोर्स, माइनस का 9000, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितनी देर में आकर गाड़ी रुकती है, 50 मीटर चलकर, ठीक है। भाई कभी भी अगर आपको कोई गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी अगर आपको रोकनी है, तो अचानक से ऐसा थोड़ी होता है कि आप अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंच रहे हैं तो वहीं जाकर ही ब्रेक लगा दिए सीधे। ऐसे तो गाड़ी में जो लोग बैठे हैं उनके सबके सर फूट जाएंगे, ठीक है। तो जब भी कभी रोका जाता है गाड़ी को, तो हमें दिखाई दे जाता है कि भाई हमारी सोसाइटी आ गई। तो अब अगर हम अपनी सोसाइटी से थोड़ी दूरी पर हैं तो हम अंधाधुंध 100-150 की स्पीड पर थोड़ी चलाएंगे गाड़ी को कि नहीं वहीं जाकर रुकना है, ऐसा नहीं ना। तो थोड़ा स्पीड छोड़ देंगे, धीरे 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 वो पहुँच कर रुक जाएगी अपने आप, ऐसा करते हैं। तो जब आप ब्रेक लगा रहे हैं तो आप धीरे 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 हल्के हल्के ब्रेक लगा रहे हैं। वो हल्के हल्के ब्रेक लगाने से क्या होता है, एक्सेलरेशन जो हो रखा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि स्पीड धीरे धीरे घट रही है और अल्टीमेटली वो ज़ीरो हो रही है।
तो आप ये देखिएगा कि वो 50 मीटर में जाकर गाड़ी रुक रही है। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेक लगा दिया और वो खिचड़ती हुई जा रही है 50 मीटर में तब जाकर रुक रही है, ऐसा नहीं है। आपने ब्रेक लगाया है, धीरे धीरे लगाया, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है उसकी स्पीड। अच्छा, अब जरा इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45 और 1 2 3 4 कितना जूल। अब ये जो नेगेटिव आ रहा है, चाहे तो फोर्स आप देख लीजिए, ब्रेकिंग फोर्स वो भी नेगेटिव आ रही है, वर्क डन जो है वो भी नेगेटिव आ रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि कार तो ऐसे चली हुई आ रही है, कार तो इस तरीके से ऐसे आ रही है चली हुई, और जो ब्रेक है ना, ब्रेक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि कार का फोर्स इस तरफ है, लेकिन ब्रेक जो फोर्स लगा रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो कार रुकती है। अगर वो सेम ही डायरेक्शन में ब्रेक, अगर सेम ही डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगे तो कार तो रुकने की बजाय उल्टा और चलती चली जाएगी, वो ठुक जाएगी कहीं जाकर। समझ गए? तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया जो इन्होंने पूछा था, फोर्स पूछा था, -9000 हो गया, और ये नेगेटिव में, तो नेगेटिव में आप निकाल कर छोड़ देंगे, कोई गलती नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। वो पानी थोड़ा सा गिर रहा होगा ना पीते हुए, इस बॉटल में कुछ खराबी है, ये कुछ टूटी हुई भी है ऊपर से। अच्छा, अब आपको ना कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा बताऊंगा जो वैसे तो 10th में पढ़ा जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपसे कॉन्सेप्चुअली कुछ चीज़ें पूछी जाए ना, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वो चीज़ एग्ज़ाम में मेंशन करिएगा। तो नेक्स्ट जो है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको ट्रिग्नोमेट्री का दूंगा। हेडिंग डालेंगे, आप लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। बार बार आपके मन में ये आ सकता नहीं, नहीं ये मेरे को क्यों कराया जा रहा है, ये मेरे को क्यों कराया जा रहा है, ये तो मेरे सिलेबस में नहीं है। भाई ये करना है, ये करना ही है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि बिना इसके काम चलेगा नहीं। और हो सकता है स्कूल में ना करवाया जाए, तो स्कूल में कुछ क्वेश्चंस जो है ना, वो कंसेप्चुअली आपको रटवा दिए जाएंगे, जिनका सही तरीका क्या है, सही आंसर क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना होगा। आप हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैसे होते हैं आप ये देखिएगा। सबसे पहले तो ये होता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, आर एप्लीकेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर एप्लीकेबल टू राइट ट्रायंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट ट्रायंगल्स में एप्लीकेबल होंगे। तो ये एक राइट ट्रायंगल हमने बनाया ए बी सी। अब यहाँ पर जैसे कभी भी कोई अननोन वैल्यू होती है ना, जैसे कोई वेरिएबल होता है अननोन वेरिएबल, तो उसको हम एक्स या वाई मान लेते हैं। ऐसे ही जब अननोन एंगल होता है ना, तो उसको थीटा मान लिया जाता है। तो मैंने ये कहा कि अगर ये थीटा है ना, तो थीटा के ठीक सामने वाली जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड पी, पी फॉर परपेंडिकुलर।
थीटा के बराबर वाली साइड जो है इसको बोलते हैं बी, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के बराबर वाली साइड बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये तो आप सभी बच्चों को पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम तो सबको आती ही है, नहीं है ना। तो चलिए जी, ये 3 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। यहां लिखेंगे आप साइन थीटा, यहां लिखेंगे कॉस थीटा, और इधर टेन थीटा। इधर लिखेंगे थीटा। बहुत सारे एंगल नहीं लिखने हैं, कुछ एंगल लिखने हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 10th में है। नहीं, तो ये तो ज़रूरी है। 56 डिग्रीज, हाँ तो वो रहने दो, हमको बस इतना इतना करना है। तो अब आप ये देखिएगा, इनकी वैल्यूज़ याद करनी है। साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री होता है 0। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है। अच्छा जी, अब इनको याद करने का भी एक तरीका है। यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। ठीक है। और जैसे 0 है, 0 को भी सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। और फिर सबका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है। क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख दिया। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए और सबका अंडर रूट ले लीजिए। तो 0/4 इज 0, 0 का अंडर रूट इज 0, 0 आ गया यहाँ पर। 1/4, 1 का अंडर रूट इज 1, 4 का अंडर रूट इज 2, आ गया 1/2। 2/4, 2/4 को पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/2 हो गया। तो 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट √2, तो 1/√2 हो गया। फिर 3/4 है तो 3 का, अब ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, 3 और 4 कटता तो है नहीं, तो 3 का अंडर रूट √3, 4 का अंडर रूट 2। 4/4 सिंप्लीफाई करा तो 1 आ गया, 1 का अंडर रूट 1 हो गया। हो गया जी। ठीक है। आपको क्या करना है, ये साइन थीटा की वैल्यू है। अब जैसे कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर पता करनी है तो ये जो आपने ऐसे सीक्वेंस में लिखा है ना, लेफ्ट से राइट, इसी को राइट से लेफ्ट लिख दीजिए। ठीक है। मतलब जो इधर सबसे लास्ट में जो इधर जो नंबर है 1, उसको सबसे पहले, फिर पीछे से सेकंड नंबर पर जो है उसको यहाँ पर सेकंड नंबर पर √3/2, फिर उसके बाद पीछे से थर्ड नंबर पर है, इसको आगे से थर्ड नंबर पर लिखेंगे 1/√2। फिर पीछे से फोर्थ नंबर, तो आगे से फोर्थ नंबर 1/2। फिर जो फर्स्ट में है उसको लास्ट में लिखेंगे 0। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये वैल्यूज़ ना आपको चाहे तो याद कर लो, और नहीं तो याद रखने का एक तरीका, एक जुगाड़ मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से ये याद करी जा सकती है। उसके बाद जो tan थीटा होता है tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अगर मैं tan 0 की बात करूं, tan 0 डिग्री की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। यानी कि हर एक नंबर को डिवाइड करते चले जाओ।
आप अगर साइन 0 अपॉन कॉस 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, tan 0 आ जाएगा। तो 0/1 क्या होता है, 0/1 क्या होता है, 0, ये तो 0 हो गया। 1/2 अपॉन √3/2 ये क्या हो जाएगा, देखिए, नहीं 1/2 अपॉन √3/2 ये क्या हो जाएगा, ऊपर भी रैशनल नंबर नीचे भी रैशनल नंबर, ऊपर वाले का जो डिनोमिनेटर है वो भी 2 है, नीचे वाले का डिनोमिनेटर वो भी 2 है। तो भाई 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा √3, तो ये हो गया 1/√3, 1/√3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1/√3, यहाँ पर भी 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 इज 1, सिर्फ 1/1 मतलब वही 1। ठीक है, ऐसे ही जरा देखिए √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ये क्या हो जाएगा, यानी कि √3। ठीक है, और एक टर्म आप लोगों के लिए नई है कि 1/0, ना 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 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कैसे बनाते हैं, लेटा हुआ 8, ठीक है ऐसे, इन्फिनिटी, हाँ भाई एक ही बात एक ही बात है, नॉट डिफाइंड बोलो या इन्फिनिटी बोलो। वैसे कभी जब पढ़ाई से अलग कुछ करने का मन होगा तो आपको ये बताऊंगा कि इन्फिनिटी में और नॉट डिफाइंड में दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो एक ही टर्म भी हो सकती थी ना, या तो नॉट डिफाइंड बोल देते या इन्फिनिटी बोल देते, तो दोनों अलग अलग क्यों हैं वो कभी डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल ये कि ये टेबल है, ये आपको याद करनी है। ठीक है, अच्छा अब इस टेबल को याद करने में लापरवाही मत करना, ये मत सोचना यार नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा, ये बेकार की चीज़ है, सिलेबस में नहीं है ये वो, क्योंकि ये टेबल अभी आप याद कर लोगे तो 10th क्लास में पहुँचोगे, तो 10th क्लास में जब टीचर आपको करवाएंगे पहले से पहले आप बोलेंगे आपको ये चीज़ आती होगी। और यहाँ के वर्क एंड एनर्जी के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ये टेबल आपको काम आएगी देखिए बताता हूँ अभी, आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। ये बस याद रखने का एक तरीका है, ये याद रखने का एक तरीका है कि आपको क्या करना है, मतलब ऐसे तो सीधे सीधे याद कर लो, ये एक पैटर्न बना दिया, पैटर्न बनाकर समझाया कि इस तरीके से है ना, ऐसे याद रखा जा सकता है इन नंबर्स को। अच्छा जी, इसके बाद हेडिंग डालेंगे वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, क्या चीज़, ये जो अभी करवाया है ये आपका मैथ्स में साइंस में सब जगह यूज़ होगा। ठीक है ना, अब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो धीरे धीरे, अभी 9th में तो यहाँ पर तो खैर बहुत कम यूजेज है इसका, 10th में सिर्फ मैथ्स में यूज़ होगा, लेकिन जब आप 11th में 12th में पहुँचेंगे तो हर जगह इसका यूज़ ही यूज़ है। जो बच्चे साइंस लेते हैं उनको, बाकी कॉमर्स वालों को कुछ नहीं। कॉमर्स, कॉमर्स नॉट डिसाइडेड येट। अच्छा, तुम भाई थोड़ा सा मेहनत करके दिखाओ भाई, तुमसे मुझे उम्मीदें हैं काफ़ी, और तुम हंसी मजाक में लगे रहते हो सब। करिए, कुछ पेपर ठीक हुए हैं पहले से। अच्छा चलो हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। कुछ जैसे क्या बताऊँ आपको, मैं पढ़ाई से अलग की कुछ बात बता रहा हूँ। जैसे घर परिवार सभी का, आपका घर परिवार में सबके बारे में कुछ ना कुछ इमेज बनी हुई होगी, सबके बारे में कुछ ना कुछ इमेज बनी हुई होगी। फॉर एग्जांपल तुम्हारे बारे में शायद सोचते होंगे बहुत अच्छा बच्चा, बहुत पढ़ने वाला है, ऐसा सोचते हैं, नहीं पता। अच्छा, मतलब मार्क्स वगैरह ठीक आते हैं, है ना, तो एक इमेज बनी हुई होगी कि हाँ भाई ये ठीक है, ये आगे बच्चा ठीक करेगा। तुम्हारे बारे में क्या इमेज बनी हुई है? अच्छा, तुम्हारे बारे में
या कुछ और? बता दो। हाँ, अच्छा अच्छा। फिल्में देखते हैं? फिल्में नहीं देखते? ये तो देखता नहीं, ये तो ज़्यादा शरीफ है, इसने तो साफ मना कर दिया, नहीं देखता हूँ मैं। ठीक है, बाकी आप सब बच्चे बाकी बाकी देखते हैं ना फिल्में? फिल्म पता है हिट कौन सी होती है? हिट नहीं, एक्चुअली सुपर हिट कौन सी होती है, कभी ऑब्जर्व करना। आपने फिल्म देखी, फिल्म देखकर बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिल्म में जब भी कभी कोई अनएक्सपेक्टेड फिल्म होती है ना, अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि आप फिल्म देख रहे हैं, हो गया क्या यार, बेकार सी फिल्म है, क्या है, क्या बेकार सा, ये फिल्म स्टार अच्छा नहीं है, एक्टर अच्छा नहीं है, एक्ट्रेस अच्छी नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा फिल्म देख के, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे ही घिसी पिटी सी कहानी चल रही है। उसमें ना फिर एक ट्विस्ट आता है, कहानी में जब ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट आता है तो जो लड़का खास तौर पर या लड़की खास तौर पर, ये जो बेवकूफ़ से दिखाए जाते हैं पहले फर्स्ट हाफ में, जब बेवकूफ़ से दिखाए जाते हैं तो फिर अचानक से वो कुछ नया नया कुछ कर देते हैं। कहानी देखिए विद्या बालन की फिल्म कहानी, उसमें ये था, अगर आपको याद हो, शायद आप लोग बहुत छोटे होंगे तब आई होगी, उसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं। तो उसमें ये दिखाया गया था फिल्म में कि ये कोई ऐसी लल्लू सी लेडी है, कुछ नहीं, मतलब उसको ये लग रहा है कि वो कहीं पर जॉब करने जा रही है, वो ऐसे ऐसे चल रही है, थकी हुई जैसे, मतलब हमेशा परेशान रहती है, गोली खा रही है, कभी बीमार है, कभी कुछ है ना, और घर में आ रही है, घर में आकर दिखा रहे हैं कि कपड़े से साफ सफाई कर रही है ना, मतलब वो कुछ ऐसी घिसी पिटी सी उसकी स्टोरी चल रही है। फिर ये दिखाते हैं कि अचानक कहीं ना कहीं एक कोई उसका हस्बैंड गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, तो वो उसको ढूंढ रही होती है और पुलिस स्टेशन के धक्के खा रही होती है, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता होता कि वो पुलिस को बेवकूफ़ बना रही होती है। तो क्या चीज़ है कि वो एक टारगेट लेकर, और उस टारगेट में खुद ही अपना एक नेटवर्क डेवलप कर रही होती है पुलिस स्टेशन जाकर। पुलिस स्टेशन में नेटवर्क्स होते हैं लोगों के, पुलिस जो ऑफिसर्स होते हैं कि भाई ये बंदा मेरे को इस चीज़ के बारे में बता देगा, ये बंदा इस चीज़ के बारे में, तो धीरे 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 वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही होती है कि मुझे इनकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वहाँ सबके दिमाग पर क्या इंप्रेशन है, उन सबके दिमाग पर इंप्रेशन क्या है? उनके दिमाग पर इंप्रेशन ये है कि ये ऐसी टाइम वेस्ट करने आ रही है, अरे ये सुबह सुबह फिर आ गई, है ना, ये खाली बिली यहाँ पर बैठ कर चाय और बिस्कुट खा कर जाएगी, है ना, कुछ नहीं है इसको काम, सब लोग खाली अपना टाइम ख़राब करते रहते हैं, तो ऐसा। और धीरे 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 जब फिल्म आगे बढ़ती है तब इंटरेस्ट डेवलप होता है, तब पता चलता है कि अरे भाई ये तो बड़ी खिलाड़ी निकली, है ना, ये तो भाई बड़ा प्लानिंग चल रही थी इसकी, तो इसने तो नेटवर्क पूरा अपना डेवलप कर लिया। और इसी तरीके से एक और फिल्म आपने देखी थी, वो रोहित वाली, कौन सी थी, कोई मिल गया, क्रिश वाली, तो देखी होगी, बहुत पुरानी फिल्म है। उसमें भी दिखाते हैं वो लल्लू होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कि अरे भाई ये तो सबका मतलब गुरु निकला, है ना, तो वो दिखाते हैं। तो फिल्म वही हिट होती है। मैं इस चीज़ को आपसे, सभी बच्चों से क्यों कोरिलेट कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या है कि पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं यार इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे आप में, देख ही नहीं रहे आपकी तरह, बेकार है यार, इसको तो पढ़ाना है समझाना सब बेकार है। और वहीं आप कुछ करके दिखा दें। करके दिखाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ क्राइम करके दिखा दो, करके दिखाने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई में कुछ ऐसे नंबर लेकर आओ, एग्जाम्पल के तौर पर, कि उम्मीद तो टीचर को ये थी ये फेल होएगा, अरे भाई आप अबव एवरेज ही लाकर दिखा दो, तब भी उनका थोड़ी सी आंखें खुलती है, मैं इसको बेवकूफ़ समझ रहा था, ये तो लड़का कर रहा है काम, ये तो कुछ करके दिखा रहा है। हाँ, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होमवर्क, ग्राउंड वर्क, वो बहुत ज़रूरी है। होमवर्क जो बच्चा कर रहा है ना, वही सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्जांपल हम अगर कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसको जाकर एक बार करो, आपको लगेगा कि यार अभी तो करके आया हूँ, याद है मेरे को, याद है, कुछ याद नहीं है, अगले दिन उठाओ बिल्कुल कोरा कागज़ हो जाएगा दिमाग, कुछ याद नहीं आएगा। तो उसको बार बार करके देखो। जब बार बार करके देखोगे ना, तो शुरुआत में आपको बोरिंग लगेगा, शुरुआत में आपको लगेगा कि क्या यार मेरी कोई लाइफ है, एकदम बोरिंग लाइफ चल रही है। तो वही जैसे फिल्म में दिखाई दे रहा था ना, यार बोरिंग सी लाइफ चल रही है। अब वो क्या करती थी, उसको दिखाते थे फिल्म में, तो घर पर आकर वो पूरा जो अपना रूम है उसकी डस्टिंग करेगी, पूरा साफ करेगी। क्यों करती थी? वो गुत्थी लास्ट में सुलझती है, वो भी उसकी ट्रेनिंग का, वो भी उसके मिशन का एक हिस्सा है। क्या? वो फिंगरप्रिंट्स मिटा रही होती थी अपने, ये दिखाते थे, वो फिंगरप्रिंट्स मिटा रही होती थी। क्यों? क्योंकि वो पहले से पहले ये सोचती है कि एक ना एक दिन पुलिस को जरूर पता चलेगा कि ये जो इतने सारे कांड हुए हैं, जो कल्प्रिट थे, जिन्होंने, उसको पता चल गया होता है कि उसका हस्बैंड नहीं है जिंदा, मार दिया है किसी ने।
तो उसको ये पता चल चुका होता है, लेकिन वो फिर भी मिसिंग की कंप्लेंट बार बार दिखा रही होती है। तो वो धीरे धीरे जो जो लोग उस नेटवर्क में शामिल थे उनको धीरे धीरे करके मार रही होती है कि मैं बदला तो लूँगी ज़रूर। तो वो जो चीज़ थी ना, वो चीज़ ऐसी है, वो चीज़ उसका होमवर्क दिखाया जा रहा है। मैं उस चीज़ को आप लोगों की स्टूडेंट लाइफ से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि आप लोग होमवर्क करेंगे, होमवर्क में भले ही आपको बोरियत लगेगी, क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, लाइफ तो ज़रा बाहर है, नवरात्र आ रहे हैं, डांडिया नाइट्स में जाना चाहिए, ठीक है, घूमेंगे फिरेंगे, मोमोज खाएंगे, आजकल मोमोज का बड़ा चलन है, ठीक, मन करता है क्या मोमोज वगैरह कुछ? एक दो बच्चे हैं यहाँ पर जो ट्यूशन में ही आपस में, मतलब इधर बराबर में बैठा, उसकी नोटबुक पर ही मोमो बना दिया, एमओ एमओ लिख भी दिया, है ना, भाई ट्यूशन के बाद खा देंगे, गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे खाते हुए चलेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। और अगर आप करके देखेंगे होमवर्क वाला काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आप करके देखेंगे, उसके लिए ये नहीं है कि मम्मी पीछे पढ़ रही हैं, पापा पीछे पढ़ रहे हैं, पढ़ ले, कभी पढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता, किताब हाथ में नहीं होती तेरी, हाँ मैं करके आया हूँ, सब कुछ आता है मुझे, सब कुछ, नंबर आया ना तब फालतू बोलना, अभी मेरे से फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। ये भी डायलॉग आते हैं आजकल, नए नए डायलॉग्स, तो वो डायलॉगबाजी ना करो, ज़्यादा बेटर है। तो ये करके देखोगे तो जब उसका रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त निकलेगा। और और एक बार आ गया अच्छा, उसके बाद फिर आदत पड़ जाएगी, फिर लगेगा कि भाई अब तो बार बार यही काम करना है, ठीक है ना, फिर कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए खैर, जो मैं कहना चाह रहा हूँ शायद समझ में आ गया होगा, है ना, अब करके देखना एक बार, तुम्हें भी आ गया होगा समझ में। अरे कहाँ बच्चों में तुम चलिए जी, इसमें ऐसा होता है, एक ये जो टेबल बनवाई गई है वो क्यों बनवाई गई है? टॉय कार है कोई भी, बचपन में तो खेला होगा टॉय कार से। अब माना कि आजकल तुम्हारा खेल वेल में कहीं दिमाग नहीं है, सिर्फ पढ़ाई ही करते रहते हो, तो बचपन में लेकिन तुमने इस टॉय कार से खेला होगा, ठीक है। अभी टॉय कार को किस तरीके से, अलग अलग तरीके से बच्चे खेलते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टॉय कार को ग्राउंड पर रख दिया, ग्राउंड पर टर 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 ऐसे घुमा रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़े से इनोवेटिव होते हैं, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर ना कहीं से धागा लेकर आएंगे, धागा बांधेंगे, और धागे को पकड़ेंगे ऐसे अपने हाथ में, और फिर दौड़ते हुए चले जाएंगे। अब बड़ा फन हो गया भाई, गाड़ी दौड़ रही मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे, ठीक है ना, धागे को लेकर दौड़े जा रहे हैं। तो हाँ, अरे गांव में नहीं, यहाँ पर भी करते हैं। आपने देखा कितना होगा बच्चों को, मैं तो अपने घर में देखता हूँ ना, करते हैं दोनों। गुड इवनिंग। तो ये जो मैंने ऐसे दिखाई रस्सी, क्या ये ऐसे रहती है क्या? अगर कोई बच्चा इसको लेकर ऐसे दौड़ेगा तो ये टाइट हो जाएगी, ठीक है। गुड इवनिंग, ये टाइट हो गई जी, लो टाइट हो गई। अब जब ये टाइट हो गई तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें ग्राउंड के पैरेलल, कर लिया, और ये जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा। अच्छा, ये जो ऑब्लिकली लिखा है, ऑब्लिकली का मतलब क्या है, एट एन एंगल, वर्क डन बाई अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। फोर्स सीधी नहीं लग रही है, मतलब कोई बंदा जो है या कोई छोटा बच्चा वो ज़मीन पर लेट कर उस पर धागा बांध के घिसटता हुआ नहीं जाएगा, वो खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा तो धागा थोड़ा सा एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ, तो धागे ने एंगल बना दिया। एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इस केस में वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस डॉट कॉस थीटा। समझ गए? तो अभी तक हमने क्या देखा था कि वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन सही फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा। तो फिर ये क्या गलत पढ़ा था हमने? ये गलत नहीं पढ़ा है, ये गलत नहीं पढ़ा है, बताता हूँ अभी कैसे। कि ये ऐसा है कि अगर आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है,
एक्चुअल फार्मूला ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर ऐसे पड़ा हुआ है और किसी ने उस पर ऐसे फोर्स लगाई, ऐसे लगाई फोर्स, और वो खिसक कर यहां आ गया, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, समझ गए, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जरा देखना फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है, बताओ। अरे डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ खुलना तो जरूरी है, ऐसे खुल तो रहा नहीं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है, कुछ नहीं। और जब एंगल नहीं बन रहा है, तो एंगल नहीं बन रहा है तो कितना एंगल है, 0 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखेंगे ऐसे केस में, वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो एफ एस इंटू 1, रिजल्ट क्या आ गया, एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, समझ गए। नेक्स्ट क्लास के लिए आपके लिए होमवर्क है, एक तो ये टेबल याद करके आनी है, ठीक है, एक तो टेबल याद करके आनी है, ये बताएंगे आप। दूसरा फिर इसके कुछ 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बाकी क्लास के बच्चे जो हैं वो रटेंगे उस चीज़ को कि आपका वर्क डन 0 क्यों है, ठीक है, और मैं उसको ट्रिग्नोमेट्री से कंक्लूड करके आपको बताऊंगा और उसका वैसा ही आंसर लिखवाऊंगा, जो मैं लिखवाऊंगा वो लिख कर आना पेपर में, ठीक है ना, नंबर मिलेंगे पूरे, चिंता मत करना, ठीक। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके ओके जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग।